पता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने के बाद क्या होता है? तो जैसे ही कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है उससे ब्लास्ट वेव निकलती है और वो ब्लास्ट वेव की रेंज डिपेंड करती है कि बॉम्ब किस टाइप का है। जैसे एक एवरेज के तौर पे माने तो ब्लास्ट वेव की रेंज 3 किलोमीटर तक की होती है एक एवरेज एटॉमिक बॉम्ब के लिए। मतलब कि 3 किलोमीटर के अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो ब्लास्ट वेव सबको डिस्ट्रॉय कर देगी। और अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब के ब्लास्ट वेव को समझना है ना उसकी पावर के बारे में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। मतलब थोड़ा सेंसिटिव वीडियो है तो अपने अकॉर्डिंग देखना भाई। तो जो ये वीडियो में एक्सप्लोजन हुआ वो कोई एटम बॉम्ब नहीं था, वो था 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट जो कि बैरूत नाम की एक सिटी के पोर्ट पे था। और ये 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोड हो गया, जिसमें जो एनर्जी निकली ना वो 100 टन टीएनटी के बराबर थी। बट जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना उसमें 10,000 टीएनटी की इतना एनर्जी निकलती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट वेव कितना पावरफुल होगा। जैसे अगर एवरेज के तौर पे बात करें, एक न्यूक्लियर बॉम्ब में 10 टू द पावर 13 जूल्स की एनर्जी होती है, मतलब उससे रिलीज होती है। बट जो ये एक्सप्लोजन बैरूत में हुआ था उसमें 10 टू द पावर 11 जूल्स की एनर्जी निकली थी। अब सुनने में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन है वो बैरूत के एक्सप्लोजन से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि देखो, बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ना कि 10 टू द पावर 11 जूल की एनर्जी अगर बैरूत एक्सप्लोजन से निकली तो बैरूत जैसे 2 एक्सप्लोजन हो जाएं तो 10 टू द पावर 22 जूल्स की एनर्जी निकल जाएगी। तो देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि बैरूत जैसे अगर 2 एक्सप्लोजन होंगे तो बस 10 टू द पावर 11 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 20 की पावर 11 हो जाएगा, ना कि 10 की पावर 22। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन मैंने बता दिया कि कोई कंफ्यूज ना हो। बट ये जो वीडियो है ना ये इसके बारे में नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब या बैरूत एक्सप्लोजन के बारे में, ये है यूनिवर्स के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन के बारे में। और मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब का एग्जाम्पल इसलिए दिया ना कि लोग समझ सके कि जो आगे मैं बताऊं कि न्यूक्लियर बॉम्ब उनके कंपैरिजन में क्या है। तो पहला आता है स्टीलर फ्लेयर। जैसे अगर आपने एक्चुअल सन की वीडियो देखी होगी तो उसमें देखा होगा आग की लपटें उठती रहती है सन के सरफेस से, तो वही होती है स्टीलर फ्लेयर। और वो दिखने में छोटी लगती है बट वो अर्थ से कई गुना बड़ी होती है। और वो बनती है सन के खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि जैसे जो हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक तरह होता है, बट जो सन की मैग्नेटिक फील्ड है ना वो घूमा करती है, मतलब ट्विस्ट हुआ करती है। और जैसे जैसे ट्विस्ट करती है वो उसकी एनर्जी बढ़ती है, मतलब कितनी एनर्जी उसने स्टोर किया है। तो एक पॉइंट आता है जब वो बहुत ज्यादा ही ट्विस्ट हो जाती है और फिर वापस रिकनेक्शन चाहती है। तो जब वो रिकनेक्ट होती है ना, मतलब अपने पुराने वाले कॉन्फ़िगरेशन में वापस आती है, तो इसको वापस आने को बोलते हैं मैग्नेटिक रिकनेक्शन। और इसी मैग्नेटिक रिकनेक्शन की वजह से ना बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी इसी फॉर्म में रिलीज होती है, स्टीलर फ्लेयर, सोलर फ्लेयर जिसको बोलते हैं। जैसे जो हम यूवी रेज और एक्सरे की बात करते हैं कि यूवी रे सन से आ रही है, वो इसी मैग्नेटिक फील्ड रिकनेक्शन में रिलीज होती है। और जो ये स्टीलर फ्लेयर से एनर्जी निकलती है ना वो बहुत ही ज्यादा होती है एक न्यूक्लियर बॉम्ब के कंपेरिजन, क्योंकि जो इससे एनर्जी निकलती है उसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर 25 जूल्स। और न्यूक्लियर बॉम्ब की पावर कितनी थी? 10 टू द पावर 13 जूल्स। और अब आते हैं सेकंड, जिसको बोलते हैं नोवा। ये जो नोवा एक्सप्लोजन होता है ये बाइनरी स्टार सिस्टम में होता है। बाइनरी स्टार सिस्टम का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा होगा 2 स्टार वाला सिस्टम, और वो 2 स्टार ना एक कॉमन पॉइंट का चक्कर लगाया करते हैं। और इस नोवा के केस में ना एक नॉर्मल स्टार होता है बाइनरी स्टार में और एक व्हाइट डॉर्फ स्टार होता है। तो जैसे जो हमारा सन है ना, जब वो खत्म होगा, जब उसके सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा, तो वो कन्वर्ट होगा व्हाइट डॉर्फ में। और उसकी साइज सन के बराबर नहीं होगी, उसकी साइज अर्थ के बराबर होगी, लेकिन मास अर्थ के बराबर नहीं होगा। मास अर्थ से 1,65,000 गुना ज्यादा हो। और ये जो व्हाइट डॉर्फ स्टार होता है ना, इस पे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हुआ करता है, इस पे बस स्टोर एनर्जी होती है। जैसे एक बैटरी होता है उसके अंदर स्टोर एनर्जी होती है, वैसे ही एक व्हाइट डॉर्फ के अंदर स्टोर एनर्जी होती है, और यही एनर्जी ये रेडिएट किया करता है। और ये इतनी स्पीड से रेडिएट करता है ना कि जिसे इसको पूरी तरह से खत्म होने में ट्रिलियन ईयर लग जाएंगे। एक बार सोच के देखो, ट्रिलियन ईयर्स, और कहाँ हमारे सन की लाइफ टाइम बस 10 बिलियन ईयर्स की है।
बट अब आते हैं बाइनरी स्टार में। तो जो बाइनरी स्टार में एक वाइट डॉर्फ हुआ और एक नॉर्मल स्टार हुआ, तो ये वाइट डॉर्फ क्या करता है, नॉर्मल स्टार से सारी एनर्जी खींचता है, और वो एनर्जी होती क्या है, वो यही हाइड्रोजन होता है। तो दूसरे स्टार का हाइड्रोजन होता है, ये खींचता है क्योंकि इसकी ग्रेविटी ज्यादा होती है, और वही हाइड्रोजन इसके सरफेस पे जमा हो जाती है। बट वो उसमें उस हाइड्रोजन में फ्यूजन नहीं होता, क्योंकि फ्यूजन होने की एक कंडीशन होती है। जैसे जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ना, वो ऐसे काम नहीं करता जैसे एक नॉर्मल एटॉमिक बॉम्ब काम करता है कि बस ग्राउंड पे फेंक दो वो एक्सप्लोड हो जाए। क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब की एक कंडीशन होती है कि मिलियंस में टेम्परेचर एंड प्रेशर चाहिए, तब जाके वो एक्सप्लोड होगा। इसीलिए हाइड्रोजन बॉम्ब से पहले एक एटॉमिक बॉम्ब फोड़ते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाए, तब जाके हाइड्रोजन बॉम्ब फूटता है। तो ऐसे ही जो व्हाइट ड्वार्फ पे हाइड्रोजन जमा हो रही है, वो तभी ब्लास्ट होगी जब उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, और एक टाइम के बाद बढ़ जाती है, और तब होता है नोवा एक्सप्लोजन, जिसमें 10⁻36 जूल्स की एनर्जी निकलती है। तो ऐसा नहीं है इस एक्सप्लोजन के बाद मतलब वो व्हाइट ड्वार्फ खत्म हो जाता है, इसके बाद वो फिर से हाइड्रोजन खींचना स्टार्ट कर देता है दूसरे स्टार से, और फिर से सब सरफेस पे जमा होती है, तो फिर से नोवा एक्सप्लोजन होता है। ऐसे नोवा एक्सप्लोजन कई बार होता है जब तक ये व्हाइट ड्वार्फ खत्म ना हो जाए इस प्रोसेस में। और अब थर्ड आता है ना किलोनोवा। किलोनोवा जो होता है वो भी बाइनरी स्टार में होता है, लेकिन इस बाइनरी स्टार में दोनों स्टार एक न्यूट्रॉन स्टार। जैसे कि मैंने बताया, जब हमारा सन खत्म होता है तो एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनता है, बट अगर सन से कोई बड़ा स्टार है और वो खत्म हो गया तो वो बनता है न्यूट्रॉन स्टार। तो ये जो किलोनोवा होता है ना, वो इन्हीं न्यूट्रॉन स्टार के बीच में होता है, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट का चक्कर तो लगाते रहते हैं, लेकिन ये एनर्जी रिलीज किया करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स और भी रेडिएशन के फॉर्म में, जिससे क्या होता है ना कि ये करीब आया करते हैं, करीब आके जब कोलाइड हो जाते हैं तब होता है किलोनोवा एक्सप्लोजन, जिसमें 10⁻41 जूल्स की एनर्जी रिलीज होती है। और साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इसी न्यूट्रॉन स्टार के कोलिजन की वजह से बना होगा, क्योंकि जो हैवी एलिमेंट होते हैं जैसे गोल्ड है, यूरेनियम है, जो अर्थ पे मिलते हैं, वो यूनिवर्स के ना बस इसी प्रोसेस से बन सकते हैं कि जब दो न्यूट्रॉन स्टार कोलाइड हो। बट ऐसा हमेशा नहीं होता कि न्यूट्रॉन स्टार के कोलाइड होने से सोलर सिस्टम बन जाए। ये तभी होता है जब उनका जिससे वो कोलाइड हो गए और उनका जो रिमेनिंग्स बचा, कोलाइड होने के बाद जितनी चीज़ें बची वो एक ही जगह इकट्ठा रही किसी वजह से। तो हमारे सोलर सिस्टम के केस में ऐसा हुआ था, तो फिर जाके सन बना, फिर उसने कई सारे प्लैनेट बन गए, फिर ग्रेविटी की वजह से वो अपने आप ही ने एक स्टेबल अरेंजमेंट बन गया, जो कि हम आज देखते हैं। और अब थर्ड आता है सुपरनोवा। तो जैसे मैंने ऊपर न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बताया, तो न्यूट्रॉन स्टार इसी सुपरनोवा होने के बाद बनता है। और बहुत लोग ये सोच सकते हैं ना कि तब ब्लैक होल कैसे बनता है, क्योंकि हम लोगों ने तो ये सुना है कि स्टार के मरने के बाद ब्लैक होल बनता है। तो देखो, अगर जो ये न्यूट्रॉन स्टार बना है इसकी ग्रेविटी कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू से ज्यादा होती है, तब वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर वो वही रहेगा। तो ये जो सुपरनोवा होता है ना, वो तारों के मरने के बाद होता है। जैसे हमारे सन से बड़ा कोई तारा है, जब वो खत्म होगा तो सुपरनोवा होता है। और अब ये देखते हैं ना, तारे मरते कैसे हैं, मरने का मतलब खत्म कैसे होते हैं। पर देखो, इसको ना सन के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जो हमारा सन है ना, वो उसकी ग्रेविटी उसको छोटा करना चाहती है, बट वो छोटा होता नहीं है, क्योंकि जितने भी उस पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं वो उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जिससे सन की साइज बढ़ती जा रही है, बट ग्रेविटी तो उसको खींच रही है। तो इस चक्कर में ना सन की साइज ना बढ़ती है ना घटती है, वो एक ही जैसे बनी रहती है, क्योंकि एक्सप्लोजन से प्रेशर जो बढ़ता है वो ग्रेविटी को काउंटर नहीं कर सकता, और ग्रेविटी ना ही प्रेशर को काउंटर कर सकती है। तो इसीलिए सन की एक ही साइड बनी रहती है। अब आप में से बहुत लोग ये सोच सकते हैं ये तो कितना अनस्टेबल अरेंजमेंट हुआ। तो ऐसा नहीं है, ये सन का जो अरेंजमेंट है ना किसी भी स्टार का, वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ ना कि सन की साइज जैसे अगर छोटी हो गई तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे रिएक्शन और तेजी से होगा और ज्यादा प्रेशर रिलीज होगा, और जो सन की साइज छोटी हुई थी वो फिर से वापस बढ़ जाएगी। अगर बाई चांस सन की साइज बढ़ गई तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर प्रेशर कम हो गया तो जो ग्रेविटी थी जो उसे खींच रही थी सन को, वो अब खींच पाएगी और खींच के वापस से ओरिजिनल का साइज का कर देगी। तो इसीलिए सन स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ना ही वो उसकी साइज कम हो सकती है ना ही ज्यादा हो सकती है। तो अब ये माइंड में क्वेश्चन आएगा ना, तो सन आखिर मरेगा कैसे, सन एंड कैसे होगा? वो तब होता है जब इसका सारा फ्यूल खत्म हो जाता है। जैसे जो इस पे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, जितनी भी चीजें वो जब खत्म हो जाएंगी तब सिर्फ आयरन बचता है। और आयरन जो है ना, वो कभी भी एनर्जी देता नहीं है, वो एनर्जी खाली लेता है। तो इस केस में कोई प्रेशर बनाने वाला बचा नहीं, तो ग्रेविटी पूरे स्टार को कोलैप्स कर देती है और उससे एक सुपरनोवा होता है, जिसमें 10⁻44 जूल्स की एनर्जी निकलती है। हालांकि ये एक्सप्लोजन कुछ ही सेकंड के लिए होता है, लेकिन ये इतना पावरफुल होता है ना कि एक पूरी गैलेक्सी को लाइट अप कर देता है कुछ सेकंड के लिए। और अब आता है क्वाजार।
तो जो कोजार्स होते हैं ना वो गैलेक्सीज के सेंटर में जनरली पाए जाते हैं, क्योंकि जो अभी तक का हमको रीजन पता चला है इसका वो यही है कि ये ब्लैक होल्स की वजह से बनते हैं। जैसे जो ब्लैक होल्स होता है वो मैटर्स को कलेक्ट किया करता है, एक्रेशन डिस्क बनाता रहता है अपने आजू बाजू में, तो उसमें जब मैटर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उनमें भी फ्यूजन हो जाता है और उससे ये कोजार बनता है। और इस कोजार से जो एनर्जी निकलती है उसकी वैल्यू होती है 10⁻42 जूल्स की। अब तुम लोग कहोगे ना कि ये एनर्जी तो सुपरनोवा से कम है तो इसको बाद में क्यों रखा। तो देखो सुपरनोवा ना कुछ सेकंड के लिए ही होता है और ये लाखों सालों तक के लिए होता है क्वाजार, तो इसलिए इसकी ओवरऑल एनर्जी तो ज्यादा हुई ना। और अगर इसकी लुमिनेसिटी की बात करें कि कितना ब्राइट होता है तो इसका ब्राइटनेस का वैल्यू जो है वो 10⁻44 वाट इसकी ब्राइटनेस होती है। मतलब जो आपके घर में 100 वाट का बल्ब होता है वो सोच लो कितना ब्राइट होता है, और इसमें कितना है 10⁻44 वाट की ब्राइटनेस है। और ये ब्राइटनेस इतनी होती है ना कि 10,000 गैलेक्सी को लाखों सालों के लिए लाइट अप कर दे। मतलब आपकी सोचने से आपको विश्वास नहीं हो रहा बट बस ये सच है। तो जब कोजार हो जाता है तो जो ब्लैक होल होता है उसकी साइज बढ़ जाती है। तो जो हमारे गैलेक्सी मिल्की वे उसके सेंटर में भी एक ब्लैक होल है और उसका साइज कुछ ज्यादा ही है। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हमारे मिल्की वे में भी कोजार हुआ था पास्ट में, इसी वजह से ब्लैक होल की साइज इतनी बड़ी हो पाई। और फिर सबसे लास्ट में आता है GRB, जिसको बोलते हैं गामा रे बर्स्ट। जो गामा रे बर्स्ट का रीजन है ना वो तो अभी मतलब क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ये सुपरनोवा या किलोनोवा कुछ स्पेशल टाइप के जो सुपरनोवा होते हैं जो मतलब और भी बड़े स्टार से बनते हैं, क्योंकि स्टार सब अलग अलग साइज के होते हैं ना, और न्यूट्रॉन स्टार भी जो होते हैं वो भी अलग अलग साइज के होते हैं। तो उससे जो किलोनोवा हुआ या सुपरनोवा जो हुआ उसमें हो सकता है कि गामा रे बर्स्ट रिलीज होते हो, क्योंकि गामा रे बर्स्ट जो होता है वो कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक ही होता है, तो इसलिए इसका पता नहीं लग पाता कि ये एक्चुअली में हुआ कैसे। बट जो इसमें एनर्जी रिलीज होती है ना वो उसकी वैल्यू होती है 10⁻47 जूल्स की एनर्जी। अगर इसको आप समझना है ना तो ऐसे समझ लो कि जो हमारा सन है जैसे वो अपनी लाइफ टाइम में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा 10 बिलियन ईयर जैसे सन की लाइफ टाइम है, इतने में जितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा इतनी एनर्जी हर सेकंड गामा रे बर्स्ट में रिलीज होती है। मतलब अगर अर्थ से 4000 लाइट ईयर दूर भी कोई गामा रे बर्स्ट हुआ तो वो पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता है। तो जैसे GRB जो होती हैं वो लाइट की स्पीड से चलती हैं, तो इनको हम पहले डिटेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे पास इतने सालों में आने वाली है। ये कब आएंगी, जब आएंगी तभी पता चलेगा। और साइंटिस्ट ऐसा भी मानते हैं ना कि जो अभी तक हमको एलियंस नहीं मिले उनका रीजन ये भी हो सकता है कि गामा रे बर्स्ट कई सारी सिविलाइजेशन को खत्म कर देती हो, क्योंकि इसके बारे में पता ही नहीं कर सकते ना कि कब पहले आने वाली कि हम तैयार बैठ जाएं। जैसे कोई एस्टेरॉइड अगर टकराने वाला होता है तो हमें पहले पता चल जाता है, बट जो गामा रे बर्स्ट आने वाली रहेगी उसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। हो सकता है वीडियो देख रहे हो और पीछे से बट ऐसे चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हमारे आसपास कोई ऐसे स्टार है नहीं जो फटे। वैसे भी बीटल जूस है तो वो 600 लाइट ईयर दूर है, 600 या फिर 1000, एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को। तो बस वीडियो में इतना ही था। अब बहुत लोग ये बोल सकते हैं ना कि बिग बैंग को क्यों नहीं इंक्लूड किया, तो बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं था और बिग बैंग का भी प्रूफ भी नहीं है, तो इसलिए मैंने बिग बैंग को इंक्लूड नहीं किया। अगर प्रूफ होता भी तो वो कोई एक्सप्लोजन नहीं था, वो तो बस एक प्रोसेस था। तो वीडियो में बस इतना ही था।